राजनीति में चुनाव जीतने से बड़ी कोई विचारधारा होती नहीं और सवाल ये भी है कि आखिर ये विचारधारा इतनी जल्दी बदल कैसे जाता है। महत्वाकांक्षा इतना हावी है कि राजनेता खुद को किसी पार्टी में बहुत देर तक रख नहीं पाते और इन सब के बीच ऑपरेशन लोटस जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में बिहार में सुर्खियां बटोरा है, तो सवाल ये भी है कि आखिर इससे फायदा किसको होगा। बाकी पूर्व चुनाव के बीच कई जनसुराज के पूर्व प्रत्याशी अब बीजेपी के हो लिए हैं। ऐसे में जिक्र ये भी होना चाहिए, इससे फायदा बीजेपी को होने जा रहा है या फिर इसका ज्यादा नुकसान जनसुराज को होगा। और इन सब के बीच आरजेडी की भूमिका क्या है, आरजेडी आखिर इतना शांत क्यों है, क्या आगे कोई बड़ा शोर होने वाला है और आरजेडी की प्रत्याशी खुद को किस तरीके से चुनावी मैदान में देख पाती हैं, तेजस्वी यादव क्या कैंपेन करेंगे, क्या तेजस्वी की रैली होगी, ऐसे कई सवाल हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रामबंधु वत्स सर हैं। कल भी हमने देखा सर ऑपरेशन लोटस, आज भी हुआ। कल वाले का असर ज़्यादा होगा या आज वाले का असर कम है, या फिर हम ये कहें कि जिस तरीके से जनसुराज के प्रत्याशी टूटकर बीजेपी में जा रहे हैं, इससे बीजेपी फायदे में जा रही है या नुकसान में जा रही है? देखिए, अभी ऑपरेशन लोटस 2-3 दिन और होंगे। अच्छा। अभी कई और लोग आएँगे जनसुराज से बीजेपी में। केसी सिन्हा, बिट्टू सिंह आए, आज भी कुछ लोग आए। जी। इन लोगों के साथ दर्जन भर नेता आए जनसुराज के। अभी रामबली चंद्रवंशी जी जो हैं पूर्व एमएलसी, वो भी खबर है कि वो भी आएँगे बीजेपी में। तो अभी ऑपरेशन लोटस चलता रहेगा 2-4 दिन। लेकिन इनके आने से बीजेपी को कितना फ़ायदा है या जनसुराज को कितनी हानि है, ये समझने वाली बात है। जो आ रहे हैं वो क्या लेके आ रहे हैं, इसी से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि जो आए हैं वो जब थे 2025 के चुनाव में सब लोग मैदान में थे, सब लोग विधानसभा में चुनाव लड़ रहे थे। ये सही बात है कि उस वक़्त जनसुराज के प्लेटफ़ॉर्म से अपने उम्मीदवार को वोट ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। लेकिन जितने भी उम्मीदवार रहे हैं, वो अपने फेस वैल्यू पे भी अपनी ज़मानत भी नहीं बचा पाए। तो ये सारे वो उम्मीदवार हैं जो अपनी ज़मानत नहीं बचा पाए थे, वही यहाँ पे आ रहे हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है। तो पहली बात है कि इनके आने से क्या जनसुराज को हानि है? जहाँ तक मेरी समझ है, जनसुराज को रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनसुराज को कोई भी हानि नहीं है, क्योंकि जनसुराज में प्रशांत किशोर को छोड़ करके वहाँ पे ऐसा कोई भी नेता नहीं है। एक भी नेता वहाँ पे नहीं है जिसके अपने चेहरे पे वहाँ एक भी वोट मिल पाए। केवल प्रशांत किशोर ही जनसुराज में है, वही जनसुराज की ताकत भी हैं। जो भी जनसुराज में हिस्सेदारी भागीदारी लोगों की होती है, केवल प्रशांत किशोर के कारण, इकलौता कारण। इकलौता कारण है। उनका चेहरा ही इकलौता है। इसके अतिरिक्त वहाँ किसी भी चेहरे की कोई अहमियत राजनीति में भी नहीं है, क्योंकि सबके सब की ज़मानत जब्त हो पाई है, कोई अपना ज़मानत भी नहीं बचा पाया। तो जो खाली हाथ आ रहा है, वो लेकर के क्या आएगा? इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनके आने से बीजेपी को कोई लाभ होगा। हाँ, बीजेपी को हानि है, जहाँ तक मेरी समझ है, बतौर राजनीतिक विश्लेषक मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से मतदान के ठीक पहले जनसुराज में ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है, इससे ऐसा प्रतीत होता है या आम मतदाताओं में, आम जनमानस में एक संदेश जाता है कि बीजेपी प्रशांत किशोर को लेकर के सीरियस है, उनके कैंपेन को लेकर के वो गंभीर है, इसीलिए उनकी पार्टी को तोड़ रही है। तो खुद बीजेपी ही इस लड़ाई को बीजेपी बनाम जनसुराज बना रही है। जो नैरेटिव प्रशांत किशोर चाहते थे, जो नैरेटिव प्रशांत किशोर सम्राट सरकार बनाम जनसुराज के लिए प्रयास कर रहे थे, उसी नैरेटिव को और गति बीजेपी के इस ऑपरेशन लोटस से हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इस वक्त आप देख लीजिए, हर मीडिया में जनसुराज के प्रत्याशी बीजेपी में आ रहे हैं, तो इसका तो यही मतलब है कि बीजेपी बहुत चिंतित है। अगर आप चाहते हैं कि जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर की वैसे ही जमानत जब्त हो जैसे पिछली बार विधानसभा में सभी प्रत्याशियों की हुई थी, तो इस लड़ाई को बीजेपी बनाम आरजेडी करना चाहिए। इस लड़ाई को एनडीए बनाम महागठबंधन होना चाहिए। प्रशांत किशोर या जनसुराज को तो गुमनाम होना चाहिए था। तो इस गुमनामी के दौर से बीजेपी ने उनको एक ही झटके में उबार दिया। तो जहाँ तक मेरी समझ है, बीजेपी को हानि भी है और प्रशांत किशोर को लाभ है। प्रशांत किशोर यही नैरेटिव चाहते थे। दूसरी बात है कि आप देखिए कि प्रशांत किशोर के खिलाफ पोस्टर वार भी शुरू हो चुका है। जी, आज दिखा। जी, एक मुस्लिम टोपी पहने, हाथ में पैसा लिए और कहा जा रहा है कि अब उनकी ज़मानत जब्त करवाने की बारी है। आप अगर उनके मुस्लिम टोपी लिए पोस्टर जारी करते हैं, तो आप अल्पसंख्यक समाज के और नज़दीक उनको भेज रहे हैं। अल्पसंख्यक समाज को लगेगा कि बीजेपी इनके खिलाफ है। बीजेपी और अल्पसंख्यक समाज, आप उस समीकरण को अगर आप बल दे रहे हैं, तो और अल्पसंख्यक समाज के करीब जाएंगे। और इस वक्त जो
आरजेडी की स्थिति है, मुझे लगता है कि अगर एकजुट होकर के अल्पसंख्यक समाज जन स्वराज की ओर आ जाए तो निश्चित रूप से उसकी ताकत बढ़ जाएगी। तो प्रशांत किशोर पे पोस्टर वार हो या इस वक्त ऑपरेशन लोटस हो, मुझे लगता है कि इससे बीजेपी को कोई ताकत नहीं मिलेगी, उल्टी उसको हानि ही होगी। थोड़ा-सा समीकरण पे आ जाते हैं। कल जो 3 नाम शामिल हुए हैं, वो आस-पास के ही पटना के विधानसभा क्षेत्र के रहे हैं, दीघा, कुम्हरार और मनेर। तो उनके जातिगत समीकरण से कुछ ऐसा है क्या कि प्रशांत किशोर को बहुत नुकसान होता दिख रहा है? क्योंकि चलिए बीजेपी को बहुत फ़ायदा तो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या वो जनसुराज को नुकसान पहुँचाएँगे, चाहे वो बिट्टू सिंह हुए, चाहे केसी सिन्हा हुए, चाहे उनके जातीय फैक्टर की बात कर लें या मनेर के गोपाल सिंह की बात कर लीजिए? देखिए, 2025 विधानसभा में सबसे अधिक अगर जिन नाम की चर्चा हुई जन स्वराज के प्रत्याशी की, जो हॉट थे हर बार, वो रहे केसी त्यागी। केसी क्योंकि सिन्हा। केसी सिन्हा जी, केसी सिन्हा के पक्ष में कुम्हरार की सड़कों पे यहाँ का कायस्थ समाज था, जो बीजेपी के सामने, उनके कई दबंग और कद्दावर नेता के सामने बीजेपी मुर्दाबाद और केसी सिन्हा जिंदाबाद के नारे लगाते थे। ठीक है। तो इतना जन सैलाब आम लोगों का जन स्वराज के किसी भी प्रत्याशी पे नहीं था, जितना केसी सिन्हा को लेकर के था। लेकिन नतीजा क्या हुआ? सबसे बड़ी बात यह है कि जब जब कायस्थ समाज का एक वर्ग उनके साथ था, तो क्या अपने फेस वैल्यू पे, अपने चेहरे पे केसी सिन्हा केवल कायस्थ समाज का भी विश्वास नहीं जीत पाए? तो उनका जो सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता रहा 2025 में जन स्वराज का, उसकी तो हालत ये है कि जो बागी लोग उनके खुद ब खुद आ रहे हैं बीजेपी से नाराज होकर के, वो उसका भी विश्वास नहीं जीत पाए। तो बिल्कुल ही विशुद्ध तौर पे गैर राजनीतिक व्यक्तित्व है केसी सिन्हा का। तो और यही हाल उनके लगभग सभी प्रत्याशियों का रहा। अगर इक्का दुक्का प्रत्याशी मनीष कश्यप आदि को अगर आप छोड़ दें, तो किसी का भी व्यक्तित्व राजनीतिक तौर पे तो था नहीं। तो और उसी के अनुरूप उनका प्रदर्शन भी हुआ। देखिए, चुनाव हारना जीतना एक अलग बात है, लेकिन प्रत्याशी में अगर व्यक्तिगत दम है, व्यक्तिगत क्षमता है, कम से कम अपनी जमानत तो बचा पाए, वो दूसरे तीसरे नंबर पे आए ना आए। इसलिए जो आपका सवाल है जातिगत समीकरण, जो आ रहे हैं जनसुराज से, उनके जातिगत समीकरण के अनुसार भी बीजेपी को इसलिए फायदा नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो अपने जातिगत समीकरण का नेतृत्व करते ही नहीं है। और जनसुराज को कोई नुकसान भी और नहीं जो हुआ? जी नहीं, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि जनसुराज को कुछ दे भी नहीं पा रहे थे ना। केसी सिन्हा क्या जनसुराज को दे पाए थे? कुम्हरार में जहाँ के वो थे, वहाँ से वोट ले नहीं पाए, बांकीपुर में क्या दे पाएंगे? आप बिट्टू सिंह की बात करें, वो मेयर दीघा में। हाँ हाँ, वो मेयर चुनाव में भी रहे थे। जी। तो बिट्टू सिंह का अपना कुछ प्रभाव है, लेकिन ऐसा कोई प्रभाव नहीं है कि वो अगर बीजेपी में नहीं आते तो बीजेपी के वोट को रोक देते। केसी अब बिट्टू सिंह के प्रभाव में आकर के कोई बीजेपी को वोट न दे, ऐसा उनका तो व्यक्तित्व रहा नहीं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि जातिगत समीकरण हो या आने वाले जन स्वराज के नेताओं का जो व्यक्तित्व हो, उनका प्रभाव हो, उनका राजनीतिक प्रभाव हो, इससे बीजेपी को रत्ती भर भी लाभ नहीं होगा, हानि जरूर होगा। अब देखिए, अगर ये लड़ाई बीजेपी बनाम जन स्वराज छिड़ गई और अगर जिस तरीके से राजद हैं, रेखा गुप्ता उनके प्रत्याशी जिस तरीके से प्रचार कर रही हैं, वो अगर गुमनाम होती चली गई, तो निश्चित तौर पे जन स्वराज बीजेपी के लिए चुनौती बन जाएगी। मैं आपके जरिए ये भी कहना चाहता हूं कि ये नितिन नवीन जिस तरीके से निर्णय ले रहे हैं, या निश्चित तौर पे जिस तरीके से ऑपरेशन लोटस हुआ होगा, बिना उनकी इजाज़त के तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि पूरी बागडोर वो अपने हाथों में ले रहे हैं। एक अपरिपक्व नेता का ये निर्णय है। हम लोग आरजेडी वाले पे आ ही रहे थे क्योंकि आरजेडी की जो लड़ाई है वो बड़ी शांत दिख रही है। कोई शोर शराबा नहीं, कोई बहुत बड़ा कैंपेन नहीं, ना कार्यकर्ता, कोई भी ग्राउंड पे बहुत बड़ा दिख नहीं रहा। पिछले दिनों एक आध मीटिंग ज़रूर हुई है मंगनी लाल मंडल के नेतृत्व में, लेकिन ग्राउंड पे अगर देखें तो ये शोर शराबा या पोस्टर का या कोई झंडा कुछ नहीं दिख रहा है। क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तेजस्वी देश में नहीं है, या तेजस्वी उस पूरे कैंपेन को नहीं ले पा रहे हैं, या रेखा गुप्ता एकदम शांत, बस कैंडिडेट अनाउंसमेंट हो गया, अब आप अपने समीकरण पे देख लीजिए? देखिए, एक तो तेजस्वी विदेश में है, देश में है नहीं। दूसरी बात यह है कि इनके नाम की घोषणा होने के साथ ही जो दो कद्दावर नेता आरजेडी के हैं, एक सुरेंद्र यादव, एक भाई वीरेंद्र, इन लोगों की जो टिप्पणी हुई, वो टिप्पणी भी रेखा गुप्ता के लिए निराशाजनक थी। ऐसे में अ, एक मैसेज ये गया कि क्या इनसे आरजेडी के सारे नेता खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे यादवों की अच्छी खासी संख्या है, अच्छी खासी संख्या है, कायस्थ से थोड़ा ही कम है यादव समाज के लोग। तो ये सबसे बड़ी बात है कि चूंकि देखिए, अगर 2025 की बात करेंगे तो आरजेडी में एम वाई में एम और वाई दोनों में सेंधमारी हुई थी। वाई में हल्की फुल्की,
एम में थोड़ा सा अधिक, लेकिन सेंधमारी हुई थी। इस बार भी वही कंडीशन है। जिस तरीके से आरजेडी के 2 दिग्गज यादव नेताओं ने जिस तरीके से बोला है, तो क्या एकजुट होकर के यादव समाज रेखा गुप्ता के साथ रहेगा या वो भी छिटक जाएगा? दूसरी बात है अल्पसंख्यक समाज, उनकी नाराज़गी तो अगर आप बांकीपुर में घूमते हैं तो दिखता है जी। आरजेडी के खिलाफ। दूसरी बात है कि तेजस्वी यादव आए नहीं हैं। तेजस्वी यादव कम से कम क्षेत्र में आएँ या ना आएँ, लेकिन अगर वो बिहार पटना में होते, कम से कम अपने पार्टी के कार्यकर्ता नेता को अनुशासित कर पाते। दूसरी बात कि इन दिनों आप अब बंटी यादव हत्याकांड भी हुआ, कौन आरजेडी का बड़ा नेता उनसे मिलने गया? देखिए कि पप्पू यादव गए हैं, प्रशांत किशोर गए हैं, हर लोग जा रहा है अपनी जो राजनीति है वो राजनीति करने का एक अवसर मिल चुका है यादव समाज को लेकर के, लेकिन इसमें तेजस्वी यादव बहुत दूर हैं और ऐसा लग रहा है कि रेखा गुप्ता बिल्कुल ही पीछे चल रही हैं। दूसरी बात है कि रेखा गुप्ता के खिलाफ, चूँकि वो वैश्य हैं, तेली समाज से हैं, बीजेपी ने जिन 40 स्टार प्रचारकों की सूची जाहिर की है, उसमें धर्मशिला गुप्ता भी हैं, उसमें सीता साहू जो पटना की मेयर भी हैं, तो ये भी घेराबंदी है कि रेखा गुप्ता जो हैं, वो वैश्य समाज के वोट में सेंधमारी न कर पाएँ। अब उनको भरोसा अपने आरजेडी के अपने मूल जनाधार की है, तो ऐसे में अगर उनके नेता नहीं आते हैं या बहुत देर करके आते हैं, तो लोगों में जो एक कॉन्फिडेंस है, वो शायद न जग पाए। अब आखिरी चूंकि आपने जिक्र कर दिया स्टार प्रचारक का, इसी सवाल के साथ खत्म करेंगे। छोटी सी टिप्पणी, एक उपचुनाव की सीट है, छोटी सी विधानसभा है, इसके लिए 40 स्टार प्रचारक। ये विधानसभा का चुनाव था तो बीजेपी ने जारी किया, वो लाभदायक दिखता है। एक प्रशांत किशोर की घेराबंदी के लिए बीजेपी ने 40 ऐसे लोगों को उतार दिया जो कैंपेन करेंगे, ये डर ही दिखा रहा है क्या? नहीं देखिए, एक तो ये बीजेपी की अपनी कार्यशैली है। आप कहीं भी उपचुनाव हो, ये चुनाव हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो या कहीं का उपचुनाव हो, यहाँ तक कि जो 2022 में मेयर का चुनाव हुआ था, जो कि किसी पार्टी प्लेटफ़ॉर्म पे होता नहीं है, टिकट पे नहीं भी होता है, वहाँ पे बीजेपी की कार्यशैली है कि उसके सभी विधायक, सभी सांसद और सभी मंत्री को दायित्व दिया जाता है मंडल स्तर के और बूथ स्तर का। अब अगर आप बिहार विधानसभा की बात करेंगे, तो बिहार के बाहर के एक से एक सांसद, दूसरे राज्यों के मंत्री, कैबिनेट मंत्री को आप देखे होंगे कि गाँव में और कस्बों में हैं। तो एक तो ये बीजेपी की कार्यशैली है। ऐसा नहीं कि ये प्रशांत किशोर, अगर प्रशांत किशोर नहीं भी होते, अगर केवल रेखा गुप्ता होती, तो भी ऐसा ही होता। और इसीलिए जितने भी लोग हैं, पवन सिंह से लेकर के जितने भी एक स्टार प्रचारक की सूची बनाई गई है, उस स्टार प्रचारक में सवर्ण नेताओं की संख्या थोड़ी अधिक है। तो ये इंगित करता है कि जो भरत तिवारी इनकाउंटर का मसला प्रशांत किशोर उठाए हैं, क्या उसको लेकर के ये सवर्ण नेताओं की घेराबंदी बीजेपी के द्वारा ये हुई है? कारण दिख रहा है। हाँ, लेकिन सभी बड़े नेताओं को लगाना ये बीजेपी की कार्यशैली है। ठीक इसके विपरीत आप प्रशांत किशोर को भी देख लीजिए, वो भी तो अपने सभी नेताओं की ताकत झोंक चुके हैं, जो जो भी उनके पास हैं, चाहे वो पिछली बार कहीं से चुनाव लड़े, कोई भी नेता हो, सब लोग हैं। तो बाहरी नेता प्रशांत किशोर भी लगाए हुए हैं, बाहरी नेता बीजेपी भी लगाई हुई है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। बीजेपी के जो बाहरी नेता हैं, उनको केवल अपने मतदाताओं में कॉन्फिडेंस पैदा करना है। बीजेपी के जो नेता हैं या प्रशांत किशोर हैं, उनके लिए उनको अपना एक मतदाताओं का एक वर्ग तैयार करना है। तो दोनों का अलग-अलग टास्क है। हाँ, इसमें रेखा गुप्ता जो हैं आरजेडी की उम्मीदवार, वो बहुत पीछे हैं। पता नहीं उनका कैंपेन कौन कर रहा है, आरजेडी के साथ कौन-कौन नेता हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, तो आरजेडी कहीं न कहीं चुनाव से नदारद दिख रही है फिलहाल का, तो यही समीकरण है। आज 16 तारीख को जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तो महज़ 14 दिन और 30 तारीख को वोटिंग। ऐसे में जो चुनावी समर में चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो बहुत त्रिकोणीय मुकाबले के तौर पे देखा जा सकता था, लेकिन फिलहाल आरजेडी की चीज़ें समझ के बाहर है और ये लड़ाई, जैसा कि रामबंधु वत्सर ने बताया, कि बीजेपी वर्सेज जनसुराज की तरफ देखा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी ने जनसुराज को एक तरीके से कहीं न कहीं सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ होगा आगे और किस तरीके से समीकरण बदलता दिखेगा, हम उस पर भी वीडियो करेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, लगातार आप कमेंट कर रहे हैं और वीडियो को पसंद कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।